हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। सो आज के लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है दैट इज द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लाइंग बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड में है और पी ब्लॉक एलिमेंट राइट साइड में है। इसके बीच में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट बनते हैं। दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, इधर क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो लोकेटेड है। एंड आयनिक साइज की वैल्यूज फिर क्या होंगी, दैट इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में वो लाई करता है मिडल में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस करनी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सीरीज में स्टडी करते हैं। यू नो कि हमारे पास 4 सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है। जैसे फर्स्ट सीरीज हमारे पास कौन सी, दिस इज 3D सीरीज, देन 4D सीरीज है, देन यू नो 5D एंड 6D सीरीज है। हमारे पास 4 सीरीज है जिनको हमने स्टडी करना है। ठीक है, ये ट्रांजिशन सीरीज जो होती है यू नो दैट इज अ पार्ट ऑफ द पीरियड्स। अगर आप पीरियड वाइज देखो तो हमारा यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4th पीरियड से ये फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज स्टार्ट होती है कि जो हमारे 3D सीरीज है दैट्स द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। वो किस पीरियड का पार्ट है, वो 4th पीरियड का पार्ट है। जो सेकंड सीरीज है दैट इज अ पार्ट ऑफ द 5th पीरियड। और नेक्स्ट जो 5D है दैट इज अ पार्ट ऑफ द 6th पीरियड। लास्ट हमारी 4th सीरीज है दैट इज अ पार्ट ऑफ द 7th पीरियड। इट मीन जो सीरीज होती है वो पीरियड्स का ही एक पार्ट होता है। और हमें ये चीज़ पता है, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि जब भी हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाने में एक चीज़ आपको पता है कि अलोंग द पीरियड जाने में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। ओके जैसे आपको पता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 शेल है। लिथियम में 2 1 है। सोडियम में क्या है 2 8 1, 3 शेल्स हो गई। ओके देन पोटेशियम में 19 एटॉमिक नंबर है, 2 8 8 1। इस तरह से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। पर जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं बट एटॉमिक चार्ज, जो एटॉमिक नंबर है वो तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि हमें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है। और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। इट मीन जितना जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करेगा, अंदर को अट्रैक्ट करेगा। वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो एक्सर्ट करेगा। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे, जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एग्जाम्पल लिया है, तो दिस इज अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज भी बोलते हैं। अगर आप अलोंग द सीरीज आते हो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो आप नोट कर सकते हो स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर 21 है। देन हर स्टेप पे आप अगर इसके कन्फिगरेशन लिखते हो तो कन्फिगरेशन क्या होगी, इट इज़ 3D1 एंड 4s2। क्योंकि हमें पता है कि जब डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है तो डी ऑर्बिटल लास्ट शेल का यूज़ नहीं होता। डी ऑर्बिटल कौन सा होता है, लास्ट बट 1। जैसे आपके पास लास्ट शेल तो 4th शेल है, बट डी ऑर्बिटल के जो जिस डी ऑर्बिटल की फिलिंग कर रहे हैं वो 4D नहीं है, वो 3D है। क्योंकि आपने स्टडी किया हुआ है कि जनरल कन्फिगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट की है दैट इज n-1D 1 to 10 एंड ns2। इट मीन्स कि ns2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बट डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं जैसे जैसे आप अलोंग द सीरीज उनकी फिलिंग करनी शुरू करते हो तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यू एडिड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो मीन्स कि ns में ना जाके वो डी ऑर्बिटल में जाते हैं। और जो डी ऑर्बिटल होता है वो लास्ट शेल का नहीं होता है, वो लास्ट बट 1, लास्ट एक शेल पहले होती है। अगर आप इसका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेते हो तो कन्फिगरेशन क्या होगी, 3D1 4s2। इसी तरह जब आप टाइटेनियम में आओगे तो आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। D1 से लेके D10 तक जाता है इसकी कन्फिगरेशन जब आप इस लिखते हो। तो इट मीन्स कि जब जैसे जैसे कन्फिगरेशन लिखते जाते हो 3D1 4s2, टाइटेनियम में 3D2 हो गया, वेनेडियम में जब आओगे 3D3 हो गया, देन क्रोमियम में 3D5 हो जाता है और साथ में 4s में 1 रह जाते हैं। और देन मैग्नीज में देखो 3D5 4s2। जब आप आयरन में आते हो तो कन्फिगरेशन क्या होगी, 3D6 4s2। कोबाल्ट में
इट इज़ 3d7। जब आप निकल का देखोगे तो 3d8 और कॉपर में 3d10 एंड 4s1। और जिंक की कन्फिग्रेशन क्या होती है 3d10 एंड 4s2। ओवरऑल आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से लेके जिंक की साइड जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही रह रही है ना। हर स्टेप पे जैसे 21 से 22 मीन्स कि हर स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जा रही है। ये 21 से लेके +21 यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज था, 21 से लेके ये +30 तक हो जाती है। इट मीन्स कि 10 यूनिट इसका जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट नंबर ऑफ शेल तो वही रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर देखा जाए तो स्कैंडियम में न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड एंड फोर्थ। 3D में हम एंटर कर रहे हैं और 4s। नंबर ऑफ शेल यहाँ पे भी 4 ही हैं टोटल। और जब आप जिंक में जाते हो सभी में नंबर ऑफ शेल 3d1 4s2। और यहाँ पे जिंक में भी तो 3d10 और 4s2 है ना, कि नंबर ऑफ शेल तो वही रहे हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखो फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज अ 4s2। डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे 3d10 हो गया है और स्टार्टिंग में क्या था 3d1 था, 4s2 था। इट मीन्स कि नंबर ऑफ शेल्स क्या रही हैं वो सेम रही हैं बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है और न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आउटर मोस्ट शेल पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक्सर्ट करेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे जिंक के केस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4s2 है, सभी में 4s2 है बस एक्सेप्ट ये क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में लास्ट में 1 होता है 4s1। दैट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड और डी ऑर्बिटल। और बाकी सब में आप देखो नंबर ऑफ शेल तो इन सभी में सेम है बट आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगी। इस पॉइंट की बेसिस हम बता सकते हैं कि विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स आप देख सकते हो मीन्स कि 4 शेल्स ही हैं सभी में, लास्ट आउटरमोस्ट शेल 4th ही है, 4th शेल। इट मीन्स कि नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द सीरीज सेम रहेंगे बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उनका क्या है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये जनरल आपको क्लियर हो गया कि एक हमने स्टेटमेंट दे दी है कि अलोंग द जब पी सीरीज जैसे ही मूव करोगे तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। बट इन द रियल ग्राउंड कभी ऐसा होता भी है, ये भी हमने देखना पड़ेगा ना कि इन द रियल ग्राउंड जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ग्राफ के में हम देखेंगे कि डिक्रीमेंट तो नो डाउट होना ही है और डिक्रीमेंट नॉर्मल नहीं होता, दैट इज इन ए इरेगुलर वे। वो रेगुलर वे में नहीं हो, रेगुलर मीन्स कि नॉर्मल एक ही सीक्वेंस में डिक्रीज नहीं करता जाता, उसमें वेरिएशन आती है। तो उस वेरिएशन को हमने डिस्कस करना है और ये डिस्कस करने के बाद हमने ये देखना है कि अलोंग द सीरीज हम जाते हैं तो इसका ग्राफ में कैसे वेरिएशन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं और ग्राफ में जब वेरिएशन आती है उसके लिए कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हमने एक एक करके लेने हैं और ट्रेंड्स को भी डिस्कस करना है और ट्रेंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम 1 by 1 लेंगे कि अलोंग द सीरीज कैसे चेंज होगा और क्यों। मूविंग टू द ग्राफ ऑफ दिस एटॉमिक साइज, कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इरेगुलर ट्रेंड। तो अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखो तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है दिस इज फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से स्कैंडियम, इसकी इस साइड हमने क्या ग्रुप वाइज ले लिया है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप वाइज आपने लिखे हुए हैं। और इस साइड हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलोंग हमने एटॉमिक रेडियस लिया है दैट इज इन द पिकोमीटर्स। ओके, 120 से हमने स्टार्ट किया, 120, 140, इस तरह से हम इसमें वेरी दे सकते हैं। ग्राफ आपको इन जनरल आएगा तो रीडिंग्स भी उसमें लिखी होंगी। तुम लोगों ने क्या देखना है, इसका जो ट्रेंड है, इसका डिक्रीमेंट आ रहा है उसके वेरिएशन को देखना है कि वो जो डिक्रीमेंट है दैट इज नॉट रेगुलर नहीं कि नॉर्मल इंटरवल्स पे डिक्रीज एक नॉर्मल वे में कर रहा है। अगर आप इसमें देखो कि स्कैंडियम जो फर्स्ट एलिमेंट 3D सीरीज का, स्कैंडियम से जब हम टाइटेनियम में जाते हैं ठीक है इट्स ओके कि वो स्कैंडियम से टाइटेनियम में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो उसका साइज डिक्रीज होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग स्कैंडियम से ठीक है टाइटेनियम में फिर जो लाइन है ये ग्राफ हमारी ग्राफिकल लाइन नीचे आ रही है। देन वनेडियम, क्रोमियम तक तो चलो ठीक है नॉर्मल वे में जा रहा है, उसको तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा
एटॉमिक नंबर बढ़ने से, क्योंकि उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बट अगर आप देखो क्रोमियम से लेके बाद में ये जो इतना एरिया है, क्रोमियम से लेके निकल तक, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो इतनी सेगमेंट में अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखो तो जो इनका एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है, कांस्टेंट है। और यू कैन से कि अगर डिक्रीमेंट हुआ भी है तो दैट इज़ वेरी स्मॉल, बड़ा थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, और आप कह सकते हो ऑलमोस्ट वो सेम ही रहता है एटॉमिक साइज, क्रोमियम से लेकर निकल तक। और निकल के बाद लास्ट में अगर देखो कॉपर और जिंक के लिए, और उसमें फर्दर फिर ये इंक्रीज हो जाता है, कॉपर और जिंक का इंक्रीज हो जाता है, बीच में कांस्टेंट रहता है, स्टार्टिंग में मीन्स मेन क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। इट मीन्स कि डिक्रीमेंट तो हो रहा है बट डिक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल आफ्टर द मिडवे। मिडवे मीन्स कि क्रोमियम तक तो नॉर्मल वे में, यहाँ क्रोमियम इसका मिडिल पॉइंट आ जाता है क्योंकि यहाँ पे D5 हो जाता है। टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आते हैं वो 10 होते हैं, तो D5 का मीन एग्जैक्टली हाफ फील्ड यहाँ पे हो चुका हुआ है D, तो मिडवे तक तो चलो नॉर्मल ट्रेंड जाता है, पर मिडवे मीन्स कि मिडल के बाद क्रोमियम ऑनवर्ड जो डिक्रीमेंट है दैट इज शोइंग इरेगुलर ट्रेंड, वो थोड़ा डिक्रीमेंट काफ़ी कम हो जाता है या इरेगुलर वे में, और लास्ट में जाके कॉपर और एंडिंग जब सीरीज की आ जाती है उसमें तो इंक्रीज कर जाता है। तो अब आपने इन्हीं रीजन को समझना, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस इरेगुलर ट्रेंड। अगर पेपर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको इनके रीजन पता होने चाहिए। इट मीन्स कि इसमें जैसे हमने पहले बताया कि न्यूक्लियर चार्ज चलो ठीक है बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो रही है और वो श्रिंक कर रहा है, मीन्स कि वो चलो एक रीज़न हो गया, वो नॉर्मल यहाँ तक आप क्रोमियम तक उसको जस्टिफाई कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, बाद में भी तो वो डिक्रीज करना चाहिए था, बाद में वो सेम क्यों रह रहा है या बाद में फिर वो इंक्रीज क्यों कर गया है। तो इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो हमारा इसमें नेक्स्ट। इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इसकी वेरिएशन में, जो इसके ट्रेंड को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जो सेकंड फैक्टर है जो इसको ये ट्रेंड को शो करेगा, वो सेकंड फैक्टर जो है वो हमने करना है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग इफेक्ट एक नेक्स्ट फैक्टर निकल के आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और दिस स्मॉल डिक्रीमेंट, जो थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो रहा है, या कह सकते हैं ये कॉन्स्टेंसी जो आ रही है, साइज फर्दर चेंज नहीं हो रहा, इसके लिए जो नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। पहले आपने शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग समझना है कि शील्डिंग इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट जैसे नेम से ही आपको पता लग रहा है, शील्ड का मीनिंग बैरियर कर रहे हो, बैरियर क्रिएट हो रहा है। कि जैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इट इज इन द सेंटर, और हमारे पास अगर 3D सीरीज की तुम लोग बात करो तो 3D सीरीज में अगर आप 3D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, लास्ट शेल इसमें फोर्थ शेल होती है, ओके। और डी ऑर्बिटल कौन सा फिल होता है, डी ऑर्बिटल को हमारे पास ये होता है फिल, दिस इज द थर्ड शेल का डी यूज हो रहा है, दिस इज द थर्ड शेल, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। अब जो न्यूक्लियस के बीच में वो जो लास्ट में आपके 4s ऑर्बिटल है, 4s में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, इट एक्सर्ट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना फोर्थ शेल में पड़े हुए, उनको ये अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही वो साइज डिक्रीज होता जाता है। बट अगर लास्ट वैलेंस शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कोई बीच में बैरियर आ जाता है, बीच में कोई दीवार आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगी, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, या न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली जैसे जो भी अगर आप स्कैंडियम का केस लो, नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज 21 है, ठीक है, जो उसके ऊपर लगना चाहिए। बट जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये डी ऑर्बिटल है, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते जाओगे, डी जैसे आपने देखा ना कन्फिगरेशन में, D1 D2 D3 D5 D6, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिल होता जाएगा तो इसमें एक दीवार बनती जा रही है। इट मीन्स कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में एक डी ऑर्बिटल की जो 10 इलेक्ट्रॉन उनकी एक दीवार, वो एक शील्ड बना रहे, एक दीवार बना रहे, ऐसे शील्ड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर चार्ज जितनी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाती, ना लगने से क्या होता है, डिक्रीज जो होता है वो उतना नहीं हो पाता, डिक्रीमेंट जो उसका डिक्रीज इन साइज है वो कम होगा, नो डाउट डिक्रीज तो होगा, बट वो जो डिक्रीज में वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन कितनी आएगी वो डिपेंड करेगा कि वो जो बीच में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि हमने तो डी जो इलेक्ट्रॉन है D1 से लेके D10 तक जाना है, ठीक है। तो D1 से लेके जब D10 तक जाओगे तो सभी में शील्डिंग इफेक्ट इक्वल थोड़ा ना होगा,
यहाँ तक आई थिंक आपको ये शील्डिंग इफेक्ट का तो क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लास्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। इट मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में अगर कोई और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उनके आने से देयर विल बी डिक्रीज इन द न्यूक्लियर पुल। जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रही है वो कम हो जाती है, बिकॉज कि वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स 3D के आ रहे हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। 4s के इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में ये जो d ऑर्बिटल आ गया है, d ऑर्बिटल आने से उसमें जो रुकावट शील्ड बन गई है, उस शील्ड के कारण उसका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्सपीरियंस हो रही थी उसमें डिक्रीमेंट आ गया, वो फोर्स अब कम लग रही है। अगर फोर्स कम लगेगी, उसको कम खींचेगा, तो वो श्रिंकेज भी तो प्रॉपर नहीं ना होगी, जितना डिक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होगा, डिक्रीमेंट होगी बट कम होगी। और वो डिक्रीमेंट कितनी होगी वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, बीच में जो आपके d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो उसमें भी D1 नहीं है कि D10 है कि पूरे उसमें D5 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इस d ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं जो 4s और न्यूक्लियस के बीच में रुकावट बन रहे हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में 3D ऑर्बिटल की एक शील्ड बन गई है, उसके कारण उसका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रही थी वो अब कम हो गई है, तो इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट शेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कारण वो उसका जो डिक्रीमेंट होना था वो उतना नहीं हो पाता, उससे कम होता है, डिक्रीज होता है बट कम होता है। जैसे आपने इसमें देखा, जैसे जैसे हम लॉन्ग द सीरीज जाते हैं, पहले तो डिक्रीमेंट नॉर्मल हो रहा है, बाद में डिक्रीमेंट काफ़ी कम हो गया है और ऑलमोस्ट ये साइज उसका कांस्टेंट ही हो जाता है। तो आपने देखना है कि ये डिक्रीमेंट जो है वो अब नॉर्मल कैसे है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने, वेरिएशन D1 से लेकर D10 तक फिल करने हैं, इट मीन्स जितने भी इसमें हमारे पास एलिमेंट है सभी में शील्डिंग इफेक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही इक्वल नहीं है, किसी में d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी पूरी d ऑर्बिटल खाली है, किसी में d ऑर्बिटल जो है 3D, जैसे इसमें क्रोमियम के केस में एग्जैक्टली हाफ फील्ड, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट शील्ड कंप्लीट हो रही है, और बाकी किसी में 3D10 है, कंप्लीटली फुल है। तो यही चीज़ देखनी कि किस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग जो शील्डिंग इफेक्ट भी वेरी करेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज होगा तो उसके हिसाब से उसकी जो इसमें साइज में वेरिएशन में तो डिफरेंट होगी, नॉर्मल ट्रेंड थोड़ा चलेगी, सभी का डिक्रीज ही करता जाएगा। इसमें डिक्रीज सिर्फ क्रोमियम तक की है, बाद में डिक्रीमेंट कम हो गई है और लास्ट में तो इंक्रीज ही कर गया है। तो यही चीज़ है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट को अब हम 1 by 1 स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे केसेस में देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें वेरिएशन आती है और लास्ट में कॉपर निकल के बाद इंक्रीमेंट क्यों आ जाती है। सो सबसे पहले अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट करें, जब आप स्कैंडियम में देखते हैं तो स्कैंडियम में दिस इज अ न्यूक्लियस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेल, 4 में 4s है, और यहाँ पे जो थर्ड शेल में आपके पास क्या है, दिस इज द d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, d आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। क्योंकि आप कन्फिगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम के, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो 3D शेल में अभी स्कैंडियम के टाइम पे 3D पूरा खाली पड़ा हुआ है, और 4s2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, लास्ट शेल में, और स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा d में। तो यहाँ तक जो d ऑर्बिटल है वो तो पूरा खाली है, इट मीन्स कि यहाँ पे अभी शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें शील्ड ही नहीं बनी हुई, पहला इलेक्ट्रॉन अभी स्कैंडियम में d में एंटर कर रहा है, बाकी जो न्यूक्लियस है, बाकी सारा जो d ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस आराम से इसके 4s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस आराम से खींच सकता है। इसीलिए स्कैंडियम से यहाँ पे अब देखोगे डिक्रीमेंट नॉर्मल हो रहा है कि स्कैंडियम में नॉर्मली वो डिक्रीज कर रहा है। स्कैंडियम में डिक्रीज क्यों कर रहा है कि डी ऑर्बिटल ने शील्डिंग करनी है, तो अभी तो डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है पूरा, अभी तो आपने स्टार्ट ही की है ना डी ऑर्बिटल की फिलिंग, तो डी तो पूरा खाली पड़ा है, तो इसकी नॉर्मल वे में स्कैंडियम में डिक्रीज हो रहा है। जब टाइटेनियम में आते हो, टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन अभी भरने से पहले तो सिर्फ डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी के जो 4 ऑर्बिटल है ये तो खाली पड़े हुए हैं ना, तो इस एरिया में कोई शील्डिंग नहीं प्रोड्यूस हो रही है, शील्डिंग नहीं दे रहा, शील्डिंग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स अभी एक ही इलेक्ट्रॉन शील्डिंग यहाँ पे दे रहा है, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट नो डाउट देगा, बट वो शील्डिंग अभी कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट की कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नो डाउट यहाँ पे अब 2 फैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट है टाइटेनियम में, दूसरा क्या है न्यूक्लियर चार्ज।
बट अभी आपको पता है कि ये जो आपके पास डी ऑर्बिटल है वो भी खाली पड़ा है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज जो है NC दैट इज ग्रेटर देन शील्डिंग। शील्डिंग अभी कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो नॉर्मली न्यूक्लियस खींच लेगा, ये डोमिनेट करेगा। इसीलिए टाइटेनियम में भी नॉर्मल डिक्रीमेंट होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए जो टाइटेनियम के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस खींच लेगा और नॉर्मल डिक्रीमेंट होगा। जब वनेडियम में आते हैं, वनेडियम की कन्फिगर एटॉमिक नंबर क्या है 23। तो वनेडियम में देखा जाए दिस इज अ न्यूक्लियस, अगेन फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल में डी है। डी में आपको पता 5 ऑर्बिटल ऐसे ही हमने ड्रॉ किए हैं। तो ये दिस इज अ फोर्थ, यहाँ पे क्या है 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जब आप इसमें 3D वनेडियम में 23rd, इसमें ऑलरेडी D3 भरने हैं ना, 23rd इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा उसके पहले 2 भरे हुए हैं और 2 पहले भरे, एक आपने और फिल करना है। तो पर उस केस में भी अभी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखो, ये 3 ऑर्बिटल तो डी के अभी भी खाली है ना, यहाँ से तो न्यूक्लियस को जगह मिल ही रही है ना इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो वो इस एरिया में से ये जो 3 डी ऑर्बिटल का गैप उसको मिल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए टाइटेनियम के बाद वनेडियम में भी न्यूक्लियर जो इसका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज ही करता है, क्योंकि अभी ये जो डी के 5 ऑर्बिटल है सभी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, अभी 2 में ही आए हैं। और वनेडियम में 30 इलेक्ट्रॉन अभी आप इसमें भर रहे हो, ठीक है। भरने से पहले तो 3 खाली थे और भरने के बाद चलो 2 खाली, पर फिर भी जगह तो है ना। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को इस जो खाली जगह पड़ी हुई इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसलिए इस केस में भी शील्डिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। तो इस केस में भी क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज अभी ज़्यादा है और शील्डिंग कम है। तो नेट क्या होगा, नेट इसमें क्या आएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द साइज। इसलिए स्कैंडियम में भी डिक्रीज कर रहा है, वनेडियम में भी डिक्रीज करता है, और स्कैंडियम बाद टाइटेनियम में डिक्रीज कर रहा है, फिर वनेडियम में भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने ये वनेडियम का केस देखा है। जब आप इसके बाद क्रोमियम में आते हो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। इसमें भी अगर आप देखो 24 में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में आपके पास क्रोमियम के केस, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन भरने से पहले यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे 3d3 में और 4s2 में ऐसे थे। अब यहाँ पे भी अगर देखो तो भी क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन भरने से पहले तो इसमें 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं ना, यहाँ से तो वो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना, नो डाउट D1 D2 D3 पहले जो 3 D के ऑर्बिटल हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट शील्डिंग अभी पूरी थोड़ी ना हुई है, डी में तो टोटल 5 ही ऑर्बिटल है, 5 में से तो अभी भी 2 खाली पड़े हुए हैं। तो जो 2 ऑर्बिटल खाली हैं, न्यूक्लियस वहाँ से तो 4s इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना। ये 4s इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 4th में पड़े हैं, ये 3rd में है। तो ये s के 4s के इलेक्ट्रॉन ये जो 2 खाली हो इधर से खींच लेता है। इसलिए यहाँ पे भी अभी जो न्यूक्लियर चार्ज की डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगी, शील्डिंग कम है। इसलिए वनेडियम के बाद भी क्रोमियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसलिए नॉर्मल डिक्रीज, इसीलिए स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक नॉर्मल डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ तक हो गया नॉर्मल डिक्रीमेंट। अब आपको पता है क्रोमियम में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो तो कन्फिगरेशन क्या आती है, क्रोमियम के केस में कन्फिगरेशन देखो तो 3d5 4s1 है। इट मीन्स कि क्रोमियम में हमारा ये जो डी ऑर्बिटल है पूरा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है और 4s में कितने रह जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम। ये क्रोमियम की कन्फिगरेशन है। मतलब क्रोमियम में जब आप पहुंच जाते हो फिल करने के बाद, पहले हमने फिल करने से पहले देखा था कि 2d खाली थे तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्रोमियम में क्या हुआ, साइज डिक्रीज कर दिया है। अब जब आप क्रोमियम में पूरे 5 3d5 हो गए, 4s1 हो गया है, अब तो ये जो d के 5 ऑर्बिटल सभी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये शील्ड पूरी हो गई है सभी में, मीन्स कि ये जो पूरी 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इन सभी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। इसलिए जब आप नेक्स्ट में जाओगे, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, तो क्रोमियम के बाद जब आप मैग्नीज की बात करते हो तो मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले आप देखो तो पहले ही जो डी ऑर्बिटल है मैग्नीज का डी, मैग्नीज के डी में अगर तुम लोग देखो 5 है, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले पड़ा हुआ है, ओके। और 4s में जो 4th शेल है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप चीज़ नोटिस करो, जब हम मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, अभी आपने मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं है, ये हम अभी मैग्नीज से पहले 24 इलेक्ट्रॉन ही शो किए हुए हैं, ठीक है। भरने से पहले अगर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि भरने से पहले जो डी ऑर्बिटल तो पहले सभी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये शील्ड तो पूरी भर गई हुई है। तो इस हिसाब से
जितने भी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आएंगे, अब न्यूक्लियस जो है वो इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेंटर की तरफ ही लगेगी ना, बट शील्डिंग इफेक्ट का क्या काम होता है कि वो उस फोर्स को लगने से रोकता है, उसको अंदर जाने से रोकता है। तो इट मीन्स कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। शील्डिंग इफेक्ट आप देखो आउटवर्ड काम कर रहा है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो टुवर्ड द सेंटर काम कर रहा है। तो दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए हैं। तो इट मीन्स कि जितना भी शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज न्यूट्रलाइजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, कि जो शील्डिंग इफेक्ट अब बढ़ गया है मैग्नीज पे जाने पे, क्रोमियम से पहले डी में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया हुआ है। इस तरह से जितना भी इंक्रीमेंट होता है न्यूक्लियर चार्ज में 24 से 25 में जाने पे, तो वो उस जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मीन्स कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी और अंदर को खींचता है, पर उसकी उस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट क्या काम कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। तो इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, तो ओवरऑल क्रोमियम के बाद फिर उसका जो एटॉमिक साइज वो बढ़ता ही नहीं है, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अंदर को खींच रहा है, शील्डिंग इफेक्ट उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। क्योंकि जितना इंक्रीमेंट न्यूक्लियर चार्ज में हुआ है उतना शील्डिंग इफेक्ट ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसने उसको कैंसिल आउट कर दिया है। इसलिए क्रोमियम के बाद अब देखो मैग्नीज में जाने पर इसका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रहा है। तो यही आपने देखना है कि ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द वन डी इलेक्ट्रॉन बाय द अदर, जो डी इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। शील्डिंग मीन्स कि वो बीच में एक बैरियर बना रहे हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स वो खींचे नहीं जा रहे, वो न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसके कारण वो साइज क्रोमियम के बाद बढ़ ही नहीं रहा, थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई है। तो वो रीज़न क्या आएगा उसका, दैट इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन। अब आप अगर इसका मैग्नीज की कन्फिगरेशन पूरी लिखो तो मैग्नीज में 4s2 इसमें हो गए और 3d5, ठीक है, ये मैग्नीज को हो गया। अब मैग्नीज के बाद जब तुम लोग इसमें आते हो आयरन में, कोबाल्ट में, तो आपको पता है मैग्नीज तक एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल हो चुका होता है, ठीक है। तो मैग्नीज के बाद जब तुम लोग इसमें नेक्स्ट अगर इसी के ऊपर ही हम देख लें, ये आपका किसका केस है, दिस इज द मैग्नीज, ये मैग्नीज का है। मैग्नीज में आपने देखा कि पूरी डी की जो है ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया हुआ है, शील्ड कंप्लीट हो गई हुई है। इसके बाद जब आप आयरन के लिए लिखो, इसी के ऊपर हम आयरन का कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है। अगर आयरन की तुम लोग बात करते हो तो आयरन में क्या होगा, अब ये जो डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पेयरिंग जब होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट वाले डी में। अब सभी में पेयरिंग में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो डी ऑर्बिटल है अब ये भरना शुरू हो गए, इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी आफ्टर द मिडल। तो अगेन शील्डिंग तो फिर भी पूरी है ना, आप देखो ना शील्डिंग तो अभी भी शील्ड पूरी बनी हुई है। जितना भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो तो जो इसमें 3d इलेक्ट्रॉन की जो शील्ड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसीलिए आयरन के केस में भी जो न्यूक्लियर उसका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, आप देख सकते हो सेम ही रहता है। इन द सेम वे हमने आयरन की कन्फिगरेशन बनाई है और इसका शो किया है। इसके बाद जब आप कोबाल्ट में देखो, कोबाल्ट में एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 27। 27 में जब हम कोबाल्ट का केस लिखेंगे, अगेन सेकंड डी में भी पेयरिंग होगी, फिर भी शील्ड तो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है ना। तो इट मीन्स कि जितना भी हर स्टेप पे, जैसे 26 से 27 में आप गए हो, 27 में 1 यूनिट और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, नो डाउट इंक्रीमेंट तो हुआ है, बट साथ में जो शील्ड है वो भी तो रोक रही है ना इलेक्ट्रॉन को खींचने से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स भी बढ़ रही है नो डाउट, साथ में न्यूक्लियस की फोर्स भी हर स्टेप पे बढ़ रही है। यहाँ पे 27 थी, 28 हो जाएगी, ठीक है। हर स्टेप पे न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ ये जो बीच में एक ये लगा हुआ है, कर्टन सा लगा हुआ, शील्ड लगी हुई है, वो न्यूक्लियस की उस बढ़ी हुई फोर्स को लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने ही नहीं देती। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज अंदर को लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की डायरेक्शन से उसको रोक रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फिर, तो वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। इसलिए आयरन के केस में भी आप देखोगे कि उसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। इसके बाद जब आप कोबाल्ट में आते हो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। 27 के केस में ये हमने 27 का ही किया हुआ है कोबाल्ट का, कि ऑलरेडी कितनी कन्फिगरेशन आएगी, 4s2 एंड 3d7। तो यहाँ पे भी शील्डिंग पूरी है, तो वही आपस में ऑपोजिट न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये कोबाल्ट में भी हमारा जो इसमें साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ये डिक्रीज होगा वो थोड़ा कम होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखो कोबाल्ट के बाद अब निकल में जाओगे
तो निकल में अगेन आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना 28। अब थर्ड वाले डी ऑर्बिटल में भी पेयरिंग हो जाएगी। अगेन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, 27 से 28 हो गया है, बट साथ में उसका शील्डिंग इफेक्ट भी तो है ना, तो उस शील्डिंग इफेक्ट के कारण वो आपस में फिर न्यूट्रलाइज करते हैं। तो निकल में भी क्या रहता है, ऑलमोस्ट साइज सेम ही रहता है। तो यही पॉइंट हमने देखना है कि इतनी सेगमेंट में क्रोमियम से लेकर निकल तक साइज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। सो क्रोमियम से लेकर निकल तक इसमें दो चीज़ें, दो फोर्सेस आती हैं। एक तो आती है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंटर की तरफ काम करती है, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट आता है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ये दोनों फैक्टर जो आपस में ऑपोजिट है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण नेट रिजल्ट ये निकलता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता ही नहीं है, वो सेम ही रहता है निकल तक जाते जाते। बट अब देखना है कि वो लास्ट में जाके इंक्रीज कैसे हो गया है। ठीक है, अब आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब आप कॉपर में आते हो, ठीक है, कॉपर के केस में इंक्रीमेंट कैसे हुआ है। कॉपर के लिए देखो तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल है, सेकेंड, अब थर्ड में डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो कॉपर में आपको पता है हमारे पास कितनी का क्या कन्फिगरेशन उतरी है, कॉपर की कन्फिगरेशन क्या 3d10 4s1। इट मीन्स कि सारे ही जो डी के ऑर्बिटल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, इनमें क्या है पेयरिंग हो जाती है, और लास्ट में 4s1 एक ही इलेक्ट्रॉन, सो लास्ट में 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ऊपर में जब जाते हैं तो जो डी ऑर्बिटल है उसमें सभी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग हो जाती है। सभी में पेयरिंग होने से क्या होगा, मीन्स की जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, क्राउडिंग हो जाती है, तो उसके कारण उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब पेयरिंग हो जाएगी तो वो पूरा भर जाता है, तो उसमें क्राउडिंग होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ही रिपेल करते हैं। तो इसमें जो इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के बाद हमारे नेक्स्ट फैक्टर इसमें आता है, दैट इज अ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जब आप कॉपर और जिंक में देखोगे, अब आप देख सकते हैं कॉपर एंड जिंक के केस में जो मीन्स की एटॉमिक साइज है डिक्रीज होने की जगह ना ही वो सेम रह रहा है, वो अब बढ़ गया है। बढ़ने का रीज़न यही है, जब डी ऑर्बिटल में सारे डी ऑर्बिटल की 3d की आप देख सभी में पेयरिंग हो गई है, तो वो थोड़ी ज़्यादा क्राउडिंग हो गई है। तो ज़्यादा मीन्स की फिलिंग होने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में ही रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आती है। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जब वो एक दूसरे को धक्के मारेंगे तो वो जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, पुश करेंगे, वो एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसके कारण मीन्स की नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ा है, बट वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो उसको एक्सीड कर जाता है, उससे बढ़ जाता है। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दैट इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड हो जाता है, जिसके कारण लास्ट में निकल के बाद कॉपर और जिंक के केस में जो एटॉमिक साइज है फर्दर इंक्रीज कर जाता है। तो यही तीन फैक्टर आपने मेन देखने हैं कि स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट का रीज़न क्या है कि देयर इज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसके कारण वो नॉर्मल डिक्रीमेंट हो रहा है। अब क्रोमियम से निकल में जो रीज़न आया है वो शील्डिंग इफेक्ट का सेकंड पॉइंट है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस को हम अलोंग द सीरीज देखते हैं तो जो वेरिएशन है फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम तक नॉर्मल जाती है, देन क्रोमियम से निकल तक मीन्स कि ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, दैट इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन। उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ओवरऑल इनका जो साइज है कांस्टेंट ही रह जाता है। और एट द लास्ट में जो हमने बोला था कॉपर से लेके जिंक तक ये इंक्रीज होता है, तो उसका रीज़न हम मेंशन कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सीरीज, कि जैसे ही आप एंड में जाते हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करते हैं ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब लास्ट में जाते हैं इसके एंड ऑफ द सीरीज में आप देख सकते हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो फैल जाता है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द क्लाउड। वो जो साइज है लास्ट में जाके वो इंक्रीज कर जाता है, यही बताना है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर दैन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाती हैं, सो ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फैलता है, जिसके कारण क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा दैट विल इंक्रीज।
तो यही मेन रीज़न है जो आपने इसका जो 3D सीरीज़ का मेन इस ग्राफ को देखना है। कई बार एग्जाम में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, उसको डिस्कस करना आ जाता है या उसको एक्सप्लेन करना, रीज़न आएंगे, तो यू कैन मेंशन कि इसमें बेसिकली 3 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज का है, देन शील्डिंग फैक्टर लोगे, इंक्रीमेंट के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर काउंट करोगे। तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा है स्कैंडियम में नो शील्डिंग इफेक्ट, तो नॉर्मल इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। आप देखो टाइटेनियम में भी कोई शील्डिंग फैक्टर ज़्यादा नहीं है, D2 ही है, तो उसमें भी नॉर्मल डिक्रीमेंट हो रहा है। वेनेडियम में D3 ही है, इसमें भी नॉर्मल डिक्रीमेंट ही हो रहा है, शील्डिंग अभी कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसका इफेक्टिव है, क्योंकि अभी पूरा शील्ड पूरी क्रिएट नहीं हुई है। क्रोमियम में जब जाते हो तब D5 के बाद पूरा D में एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक हो जाता है, पूरा D आपका सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए शील्ड पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके कारण बाद में जब आप देखोगे कि क्रोमियम के बाद ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 3D इलेक्ट्रॉन जो साइज है वो क्रोमियम से निकल तक जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, बिकॉज की शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट रिजल्ट रहता है कि उसमें इंक्रीमेंट ही नहीं होता, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहता है। और इसका ग्राफ है एटॉमिक साइज का, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड एक और पॉइंट करना, दैट इज लेंथ एंड कंट्रैक्शन, वो भी एटॉमिक साइज से रिलेटेड है, और इसके साथ जो CBSE के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स सो दैट कि आपको पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।